ठीक है, तो मैंने आपको क्या बता रहा था लास्ट क्लास में, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जो यूनिट सेल लिया था वो कौन सा लिया था, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या हो रहा था कि एटम्स जो अरेंज होते हैं वो केवल कॉर्नर्स पे होते हैं, वो इस तरह दिखते हैं हमें कि वो कॉर्नर्स पे अरेंज है किसी क्यूब के। देखो ये इमेजिनरी है, ठीक है ना। अगर 4 बॉल्स को मैं एक साथ पकड़ के रखूं चिपका के एकदम, तो वो मुझे क्यूब जैसे नहीं दिखेंगे, तो वैसे ही ये रखे हुए थे। ठीक है, डायग्राम में आपको जब लाइन ज्वाइन करूंगा ना, इनका सेंटर ज्वाइन करूंगा ना हर एटम का, तो आपको क्यूब जैसा दिखेगा। क्लियर है। ये जो एटम्स है ये इतना दूरी पे नहीं रहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये अगर इसका फ्रंट वाला फेस देखोगे तो एटम कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, ओरिजिनल में दिख रहा है। ओरिजिनल में कैसा दिख रहा है आपको, इस तरह से दिख रहा है। और ये क्या होगा, एटम का सेंटर होगा। एटम का सेंटर होगा। सेंटर से लेकर बाउंड्री तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, क्या रेडियस नहीं कहते हैं। जितने भी लोग ऑनलाइन है क्या उनको समझ में आया। आयशा, रदा, लीजा, जितने भी लोग ऑनलाइन है उनको आवाज़ आ रही है मेरी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एटम का सेंटर हो गया और ये रेडियस हो गया। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये मेरा क्यूब है, क्यूब का एक साइड जो होता है वो ए है, ठीक है ना। क्यूब का एक साइड जो होता है वो ए साइड है, मतलब लेंथ क्या है, ए है। विड्थ भी ए होगा, क्यूब का ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अगर मैं रिलेशन दिखाना चाहूँ तो ये क्यूब का एक साइड है और इसका लेंथ कितना है, ए है, ठीक है। तो a इज टू 2r लिख सकता हूँ क्या मैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इज टू 2r। अगर मुझे एटम की रेडियस जानना हो तो ये है रेडियस ऑफ द एटम। ये r क्या है, रेडियस ऑफ द एटम। रेडियस ऑफ एटम कितना हो जाएगा, a/2। क्लियर है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। नोट कर लिया सबने। कर लिया। अच्छा आप लोग पहले कर चुके थे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ज़रा एफसीसी की। सेकेंड, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब क्या होता है कि एटम्स जो है वो कॉर्नर्स पे रहेंगे और फेस पे भी एटम रहेंगे। क्यूब के हर फेस पे एटम रहेगा। क्यूब के फेस पे जो एटम रहता है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, हाफ एटम कंट्रीब्यूट करता है। कॉर्नर्स पे 1/8 करता है। आपको ये कॉन्सेप्ट याद नहीं होगा अभी तो, ठीक है, अभी मैं बता दूंगा उसको। जैसे मान लीजिए कोई भी क्यूब है ये, यहां पे जो कॉर्नर पे जो एटम होगा वो कितना पोर्शन कंट्रीब्यूट करेगा क्यूब में, 1/8 करेगा। क्लियर है, पता चल रहा है। एक एटम जो है वो 1/8 पोर्शन कंट्रीब्यूट करेगा, 1/8 पोर्शन, फ्रैक्शन है। क्लियर है ये चीज़, 1/8 कंट्रीब्यूट करेगा। और फेस सेंटर्ड की बात कर रहा हूँ तो फेस पे यहाँ पे एक और एटम होगा, फेस पे, ये सामने वाले फेस पे, ये पीछे वाले फेस पे, ये नीचे वाले पे और ये इधर बगल वाले पे। तो एक एक एटम क्या रहेगा, फेस पे रहेगा। फेस पे कितना एटम रहेगा, एक फेस पे हाफ एटम कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें रिलेशन निकालना है, एफसीसी के लिए हमें रिलेशन निकालना है। क्लियर है ये चीज़। चलिए ऊपर वाला फेस जरा इमेजिन करिए। डायग्राम बड़ा बना दूं कि और दिख रहा है क्लियर आपको, सभी लोगों को दिख रहा है डायग्राम, जितने लोग ऑनलाइन है, ठीक है। डायग्राम थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं मैं ताकि आपको और इजी हो जाए। ये मान लीजिए मेरे पास क्यूब है,
यहाँ पे एक एटम है, मान लो यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे ठीक है। अब फेस पे देखो, फेस पे भी एक एटम है यहाँ पे, इस फेस पे भी एक एटम है यहाँ पे, इस सामने वाले फेस पे भी एक एटम है यहाँ पे, पीछे वाले फेस पे भी एक एटम है यहाँ पे, इधर नीचे वाले पे भी, और इस साइड वाले पे भी एटम है। दिख रहा है? चलिए अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसके रिलेशन निकालना है, किसके बीच में, रेडियस में और एज लेंथ में। ठीक है, एज लेंथ मैंने क्या मानी है, हमेशा की तरह ए माना हुआ है। ठीक है, एज लेंथ ए माना हुआ है। कोई एक फेस लो ऊपर का, ठीक है, कैसे निकालना है जरा ध्यान से देखिएगा। अच्छा, कोई एक फेस लो, मान लीजिए मैंने ऊपर का फेस लिया, आपको दिख रहा है। अब ऊपर का ये तीनों एटम ना एक बॉल की तरह जुड़ा रहेगा। कैसे दिखेगा आपको, अगर मैं इन तीनों की लाइन को कनेक्ट करूं तो ये ऐसे कनेक्ट हुआ, ठीक है। क्यूब जो है वो 90 डिग्री का होगा, यहाँ पे क्यूब 90 डिग्री का ही होता है ना। ये वाला एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है कि नहीं होगा क्यूब में, बताइए जितने लोग ऑनलाइन है। 90 डिग्री का होगा, तो ये हुई हाइपोटेनस, हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ कि जो हाइपोटेनस होती है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है इस तरह भी। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसी दो साइड का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। एस का मतलब साइड का स्क्वायर, ये साइड नंबर 1 है, ये साइड नंबर 2 है मान लो। ठीक है, यही तो होता है फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का। अब देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर कैसे निकालोगे आप, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है, और यहाँ पे एक एटम है। दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है डायग्राम सबको। अगर मैं आपसे हाइपोटेनस की साइड बोलूं तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या आर नहीं हुई, फिर यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस भी तो आर हुई। सबको दिख रहा है। फिर यहां से लेकर यहां तक ये भी तो आर हुआ, फिर यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस भी क्या हुआ, आर हुआ। कितने आर आ गए टोटल लेंथ में, 4 आर आ गए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 4 आर का स्क्वायर। क्लियर, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये आर आ गया, 4 आर स्क्वायर हो गया। चलिए साइड नंबर 1 देखिए ज़रा, साइड नंबर 1 किसी को भी मान लो, दोनों का साइड का लेंथ तो एक ही है, एज लेंथ तो एक ही है, तो इसका साइड लेंथ हुआ कितना, ए का स्क्वायर, और यहाँ पे भी बताइए आर और ए में रिलेशन निकल पाएगा क्या। चलिए ज़रा खुद से निकालिए, एक बार कोशिश करिए। ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, ये हो गया क्या 4 4 जा 16 आर स्क्वायर। रेडियस के टर्म्स में निकाल लीजिए। हाँ हाँ, देखो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2/16 कर देंगे तो 2 1 जा 2 मतलब 1/8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इधर की तरफ इंटू ए स्क्वायर। अब मैं क्या करूं, इसका अंडर रूट ले सकता हूं क्या, अंडर रूट ले सकता हूं। अगर r इज इक्वल्स टू निकालना हो, मुझे r निकालना हो, तो ये हो जाएगा क्या, a स्क्वायर का अंडर रूट तो a हो जाएगा। क्लियर है, a स्क्वायर का अंडर रूट a हो जाएगा। 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2√2। तो r इज इक्वल्स टू a/2√2।
हाँ 4R, ठीक है, मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर देंगे। चलो ज़रा देखो, नीचे का पोर्शन दिख रहा है क्या, नीचे वाला बोर्ड, ऊपर का पोर्शन कैसा दिख रहा है? ऐसे प्लेन तो दिखेगा जब ऊपर से देखोगे उसको। मान लो क्यूब को ऊपर से देख रहे हो तो स्क्वायर दिखेगा ना आपको, ठीक है। मैंने क्या कहा, फेस सेंटर है तो एक एटम यहाँ पे है, ठीक है, एक एटम बीच में है और एक एटम यहाँ पे है। अभी दिख रहा है? तीनों का सेंटर क्या है? ये है। क्लियर है ये चीज़? अब देखो इन तीनों को ज़रा लाइन से ज्वाइन करो। ये 90 डिग्री है, देखो ठीक है, समझ गई? अब ये 90 डिग्री है, ये साइड ए, ये साइड ए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर, इस सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस आर, यहाँ से यहाँ तक का आर, 4R हो गए। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम किसी को? अच्छा, यहाँ पे मैं एक मैथ में एक कॉन्सेप्ट होता है छोटा सा, ठीक है, आप सबने मैथ्स पढ़ देखिए, कोई बायो से तो नहीं है यहाँ पे? बायो से हो आप? इतना तो आता ही होगा, 10th में तो पढ़ाई होगा, मतलब 10th में तो पढ़ाई होगा, रेशनलाइजेशन पढ़ते थे हम लोग, है ना? क्या करते थे, अगर मैं इसको a/2√2 कर दूं और ऊपर नीचे इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? √2 से, और ऊपर भी √2 से, तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ना है। तो आंसर क्या आ जाएगा? a√2/4। ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि R = a√2/4। किसी किसी बुक में आप ये भी पाओगे, ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ पाओगे। दोनों ही लिख दो, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे कोई सा भी यूज़ कर लीजिए आप। हृदय आपको समझ में आ रहा है? बेटा वहाँ पे जाना, एक कपड़ा रखा होगा मिटाने वाला, लेते आना। नोट कर लिया, रब करें। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, क्लास 12th को पढ़ने के लिए आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से याद रखना पड़ेगा। आप चाहते तो डायरेक्ट आर का फॉर्मूला याद कर सकते थे, लेकिन वो यूजलेस है फिर, ठीक है ना। आर का फॉर्मूला अगर डायरेक्ट याद कर लोगे तो यूजलेस है वो। अगर इसको कॉन्सेप्ट इसके पीछे नहीं समझ रहे हो तो फिर बहुत दिक्कत होगी आगे चल के। थर्ड है आपके पास BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। SCC में क्या होता है, एटम्स केवल कॉर्नर्स पे होते हैं, FCC में कॉर्नर्स और फेस पे होते हैं, और BCC में कॉर्नर्स से भी होते हैं और एक एटम बॉडी के सेंटर में। जैसे ये बॉडी है, इसके सेंटर में एक एटम डाल दूँ, मतलब बॉडी के अंदर बीच में होगा ना, समझ आ रही है बात? तो बॉडी सेंटर का मतलब क्या हुआ कि ये मेरा क्यूब है, यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे एटम, आप लोग भी बना लीजिए जल्दी से। यहाँ पे एक एटम और यहाँ पे एटम, ठीक है। ये है मेरे पास BCC, अभी BCC बना नहीं है ये,
बॉडी के सेंटर में एक एटम होना चाहिए, तो बॉडी के सेंटर में मैंने कोई ये एटम डाल दिया। मान लो बॉडी के सेंटर में मैंने बीच में कहीं पे ये एटम फंसा दिया वहाँ पे। क्लियर? चलिए अब इसमें हमें क्या निकालना है, एज लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशन निकालना है। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, इसको ना 90% बच्चे समझ नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको जिस ट्रिक से समझा रहा हूँ उस हमेशा याद रहेगा आपको। अब देखिए क्या होता है, अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ, ठीक है, हमें रिलेशन निकालना है किसके बीच में, ए और आर के बीच में निकालना है, ठीक है। अब ए और यहाँ पे फेस सेंटर तो है नहीं कि हमने हाइपोटेनस बना दिया और निकाल लिया रिलेशन से। यहाँ पे एटम कहाँ पे है, बीचों बीच है एकदम, ठीक है। यहाँ पे एटम कहाँ पे है, एकदम बीचों बीच में है। ज़रा देखिए यहाँ पे, अगर मैं इमेजिन करना है, सोचिएगा थोड़ा, अगर ये मेरे पास कोई क्यूब है और इसके डायगोनल को मैं मिला दूँ ऐसे करके, इसके डायगोनल को मैं मिला दूँ, दिख रहा है आपको? जितने भी लोग ऑनलाइन है क्या उनको समझ में आ रहा है? इसके डायगोनल को मैं मिला दूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसको मिला दूँ, तो क्या मैं इसका हाइपोटेनस ले सकता हूँ? हाँ, मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, ये डी हो गया, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, इसमें समझना पड़ेगा। मैंने क्या किया, क्यूब में एक डायगोनल मिला दिया ऐसे करके, हमें हाइपोटेनस लेना है कैसे भी करके, उसी से रिलेशन पता चल पाएगा, ठीक है ना। तो हमें हाइपोटेनस बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं केवल डायगोनल डाल दूँ तब भी आप हाइपोटेनस नहीं बता पाओगे, ठीक है, तभी आप हाइपोटेनस नहीं निकाल पाओगे। अब क्या करूँ मैं, बी से मैंने सी को ज्वाइन कर दिया, देखो बीच में एक ट्रायंगल सा बन गया कि नहीं बन गया है, इमेजिन करो थोड़ा सा, दिख रहा है, एक ट्रायंगल सा बन गया है, ये वाला, देखो ये वाला ट्रायंगल सा बन गया है। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे अगर मुझे हाइपोटेनस लिखना होगा तो हाइपोटेनस मेरे पास क्या है, इस ट्रायंगल में ए बी सी में ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। दिख रहा है आपको? कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए ज़रा वैल्यू पुट करिए। ए बी का स्क्वायर किया है हमने, ए बी तो आपको डायगोनल मिल रहा है, डायगोनल पे 3 एटम है, तो 3 एटम कैसे हो जाएंगे, देखो एक लाइन पे ये हाइपोटेनस है ना, इस तरह, ये देखो यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, देखना ए बी है, ये यहाँ पे नीचे बना देता हूँ मैं, देखो ए बी है, ए बी कुछ ऐसा बना हुआ है, ये ए है, ये बी है, यहाँ पे एक एटम का सेंटर है, बीच में एक एटम है, यहाँ पे उसका सेंटर है, यहाँ पे एक है, उसका सेंटर है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी। क्लियर? दिख रहा है आपको? ये आर, यहाँ पे 2 आर मिलेंगे आपको, यहाँ पे 1 आर मिलेगा। कितने आर हो गए? फिर से कितने आर हो गए? 4 आर हो गए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 आर का स्क्वायर। नोट करिए इसको जल्दी से। हाँ, सेम नहीं होगा। जितने भी लोग ऑनलाइन है क्या उनको समझ में आया? ठीक है, ये 4r स्क्वायर हो गया। चलो अब AC का जरा फॉर्मूला रखो, AC का साइड रखो। AC ये है ना, AC ये है, AC तो एज लेंथ है, क्यूब का एज है, तो क्यूब का एज कितना है? A है, ठीक है। तो AC कैसा बना हुआ है? AC ऐसा बना हुआ है, ये पॉइंट C है, और ये AC क्या है? एज लेंथ है। क्लियर? इमेजिन हो रहा है थोड़ा सा? AC का हो गया मतलब A स्क्वायर। क्लियर? अब देखो ज़रा, अब हमें ये BC चाहिए। हमें क्या चाहिए? BC चाहिए, तभी तो हमारा ट्रायंगल कंप्लीट होगा। देखो दिख रहा है आपको? BC चाहिए तभी तो हमारा ट्रायंगल कंप्लीट होगा। लेकिन ये BC मिलेगा कैसे? BC का डायरेक्ट
ये डायगोनल तो क्यूब की एज लेंथ के बराबर होगा नहीं, नहीं रेडियस से भी नहीं निकाल पाओगे, हमने एच जोड़ी है ना, बराबर नहीं होगी रेडियस के वो, ठीक है। ये एटम जो है वो पास पास है, लेकिन ये जो ये वाला डायगोनल है यहाँ पे एटम जो है पास पास नहीं है। AC निकालने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, देखो ये भी वाला तो 90 डिग्री बनना है, दिख रहा है आपको, ये एंगल 90 डिग्री बनना है कि नहीं बनना है, क्यूब के नीचे वाला फेस भी तो 90 डिग्री बनाएगा। तो BC निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, BD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। BD जो है वो भी मेरे पास A है, CD भी मेरे पास A है, तो BC का स्क्वायर डायरेक्टली नहीं लिख पाओगे आप लोग, कैसे लिखना पड़ेगा आपको, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। क्या ये चीज़ सबको क्लियर है, जितने भी लोग ऑनलाइन हैं? आयशा, रिदा, लीजा, आएगा बिल्कुल आएगा। अब देखो 4 4 जाए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16R स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3A स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? R और A में रिलेशन निकालिए अब। R स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3/16 का A स्क्वायर। R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 3, A स्क्वायर को अंडर रूट में लोगे तो A आ जाएगा, अपॉन 16 को अंडर रूट में लोगे तो 4 आ जाएगा क्या। तो देखिए R और A में रिलेशन आ गया कि नहीं आ गया, √3/4 A।